हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, अगर हम लोग बिहार दरोगा का बात करें और साइंस का बात करें तो कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही सवालों को शेयर करने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। आइए देखिए, पहले सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको और आपको एक अंदाजा लगेगा कि साइंस का जो क्वेश्चन है कितना डीप तक पूछा जा सकता है। आइए पहले सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है। शीतल पेय मतलब समझ रहे हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड आपको ध्यान में रखना है। जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें शार्प फ्लेवर के लिए ये एसिड यूज किया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको ना एक पे एक क्वेश्चन मिलेगा और इसको देख के आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उस सूक्ष्मजीव का नाम बताएं जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। बताइए, अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कौन परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एसिटोबैक्टर जीवाणु। ठीक है, एसिटोबैक्टर। अब देखिए, एक चीज और ध्यान में रखना आपको, एसिटोबैक्टर जो है ये फर्मेंटेशन, अब आपको बताना है फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन के टाइम में अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज करता है, इसीलिए इसको हम लोग एसिटिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है? एक तो पहला काम इसका क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करता है और ये दलहन पौधा जो होता है ना उसके जड़ में पाया जाता है। इसको हम लोग सॉइल बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना ये सारा चीज। सॉइल बैक्टीरिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, लैक्टोबैसिलस कहाँ पे पाया जाता है? दही में। इसका काम क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धन आयन है। धन आयन मतलब कैटायन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन। अब बताइए, पॉजिटिव आयन, दो प्रकार का आयन निर्माण होता है, एक कैटायन हो गया और एक एनायन होता है, नेगेटिव आयन। कहाँ पे होता है ये आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, एक कैथोड पे एक एनोड पे। तो जो कैथोड पे बनता है वो होता है आपका कैटायन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कैटायन जो है कहाँ पे बनता है, कैथोड पे एनोड पे। ये आपको ध्यान में रखना है, कैथोड पे। ठीक है, कैथोड पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं तो एक यहाँ पे होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ठीक है, एक होता है एनोड। तो यहाँ पे कैथोड पे देखिए, कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। कैथोड पे क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन। एनोड पे क्या बनेगा? नेगेटिव आयन यानी एनायन। ठीक है, देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कैथोड पे क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन और एनोड पे क्या बनेगा? नेगेटिव आयन। यहाँ क्या पूछा आपसे? कौन सा धन आयन है। अब बताइए इसमें कौन सा कैटायन है। धन आयन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। देखिए, कोई भी एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब अपने अंदर लेता है, या फिर बाहर निकालता है। ऐसा क्यों करता है? स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर निकाल देता है या अपने अंदर ले लेता है। तो बाहर निकालने को हम लोग बोलते हैं लूज इलेक्ट्रॉन, और अंदर अगर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम लोग बोलते हैं गेन। तो लूज इलेक्ट्रॉन जब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा तो उस टाइम क्या निर्माण होगा? उस टाइम पॉजिटिव आयन निर्माण होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जब गेन करेगा तो उस टाइम निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम। अमोनियम का फार्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे लिखा हुआ रहता है, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला जो भी आपका मॉलिक्यूल या फिर एटम है वो क्या हो जाएगा? आपका धनायन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये तीनों जो है आपका एनायन है, क्योंकि ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। हमारे शरीर में डैश एक उपास्थि पेटिका होती है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करती है। आपसे सिंपल पूछा गया है कि वॉइस प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है। आपके सामने ऑप्शन है प्लूरा, लिरिंक्स, एल्वेली, आपका एपिग्लोटिक्स। तो करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के भी पता चल गया होगा, स्वर यंत्र यानी लेरिंग्स। अब लेरिंग्स का क्या काम? इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉइस बॉक्स। अब एक और देखिए यहाँ पे, ये जो आपका एपिग्लोटिक्स है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एपिग्लोटिक्स क्या होता है? ये एक प्रकार का मूवेबल लीड होता है।
कहाँ पे होता है? इसी लेरिंग्स के ऊपर में होता है। और ये करता क्या है? तो ये फूड यानी भोजन और पानी को जो है विंड वाले पाइप में जाने से रोकता है। दो प्रकार का पाइप होता है ना, दो प्रकार का पाइप, एक में आपका खाना जाता है, एक में आपका हवा जाता है। तो यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे आपका खाना और पानी आएगा तो इसमें अगर जाना है तो इसको बंद कर देगा, हवा आएगा तो इसको बंद कर देगा, मतलब खाना और पानी को हवा वाले नली में नहीं जाने देगा, इससे उसको प्रिवेंट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? ये आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हेलियोस्कोप। ध्यान में रखना आपको, हेलियोस्कोप। बहुत सारे बच्चा इसमें मार देंगे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है? फ्लावर। फ्लावर से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा, आपको ध्यान से पढ़ के जानना है फ्लावर के बारे में। देखिए फ्लावर का कौन सा इसमें भाग नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेटियोल। अब ये पेटियोल होता क्या, ध्यान से समझिएगा। ये जैसे पौधा में आप देखे होंगे, ये स्टेम होता है, तना होता है ना, यहाँ से अगर मान लीजिए एक पत्ती निकलता है, ये आपका पत्ती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक पत्ती निकला है, ठीक। ये पत्ती का जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग बोलते हैं पेटियोल, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पेटियोल। तो ये फ्लावर का हिस्सा नहीं है। बाकी सेपल आपका फ्लावर का हिस्सा है, पिस्टिल भी है, स्टामेन भी है। स्टामेन के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन है? स्टामेन यानी पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सेपल, सेपल क्या होता है? सेपल जो आपका होता है एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फूल आप यहाँ से देखेंगे ना, फूल तो इसके नीचे में देखते हैं ना, हरा हरा सा इसके चारों तरफ लगा रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेपल। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया डैश द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ध्यान से समझिएगा। जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है पौधों में। फ्लोएम क्या करता है? वो फूड का परिवहन करता है, यानी भोजन का परिवहन। और ये स्क्लेरेनकाइमा क्या है? देखिए स्क्लेरेनकाइमा एक प्रकार का मृत कोशिका होता है और ये पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा एक प्रकार का जीवित कोशिका होता है और यही जो है लचीलापन प्रदान करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस चारों से पूछा ही जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रासरव निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है, यानी अल्ट्रासोनिक के बारे में आपसे पूछा गया है। अल्ट्रासोनिक का जो रेंज होता है वो क्या होता है? तो ये आपका होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा। अब आप ध्यान से अगर समझिएगा कि अल्ट्रासोनिक जो होता है वो हायर देन द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग, मतलब मानव श्रवण शक्ति जो है उससे भी ऊपर होता है, यानी इसका अप्रॉक्स जो है 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से लगभग ज़्यादा ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साउंड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, दो चार फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि साउंड एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरा चीज़, साउंड जो है साउंड का जो स्पीड है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में और मिनिमम होता है गैस में, और ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब जिस मीडियम में साउंड फ्लो कर रहा है उस मीडियम का डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा एक और चीज़ याद रखना है आपको कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर आप उस मीडियम का बढ़ा दीजिएगा, तो मीडियम का टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जल जो होता है ना, दो प्रकार का उसमें कठोरता पाया जाता है, एक तो आपका टेम्प्रोरी होता है, एक होता है परमानेंट। तो टेम्प्रोरी में जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम में। और इसको आप अगर रिमूव करना चाहेंगे, मतलब इस हार्डनेस को अगर रिमूव करना है तो पानी को गर्म कर दीजिएगा तो ये हार्डनेस खत्म हो जाएगा। हार्डनेस का मतलब समझते हैं ना, हार्ड वाटर जो भी होगा ना कठोर जल, उसमें जब आप साबुन लगाइएगा या सर्फ डालिएगा तो झाग नहीं बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कठोर, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार का हो गया, एक टेम्प्रोरी हो गया और दूसरा हो गया आपका परमानेंट। तो टेम्प्रोरी में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और परमानेंट में क्या होता है? इसी का साल्ट होता है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम का ही साल्ट पाया जाता है। किस फॉर्म में? क्लोराइड और सल्फाइड के फॉर्म में। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लोराइड और सल्फाइड के फॉर्म में। क्लोराइड और सल्फाइड के फॉर्म में अगर साल्ट पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि परमानेंट हार्डनेस कैसे दूर करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या ध्यान में रखना है? सोडियम, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है।
Na2CO3 10H2O, ये आपको ध्यान में रखना है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं हम लोग परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपको बताना है। देखिए रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है विटामिन से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोटीन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन का नाम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी का, ये आपको ध्यान में रखना है, विटामिन सी का। और दूसरा देखिए आपका पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है? ये आपका B5 का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा विटामिन डी का अगर पूछ ले तो कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल भी याद रखिएगा, काम चल जाएगा। कोलेकैल्सिफेरॉल कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन के का अगर हम लोग बात करें, विटामिन के का, तो फाइलोक्विनोन, क्या है? फाइलोक्विनोन, लिख दें क्या? फाइलो PHYLLOQUINONE, फाइलोक्विनोन आपको ध्यान में रखना है। अब विटामिन ए हो गया आपका रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल हो गया। विटामिन B1 आपको ध्यान में रखना है थाइमिन। विटामिन B2 भी आपको ध्यान में रखना है, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, B2 आपको ध्यान में रखना है। B5 मैंने बता दिया आपको पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद आपका विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन के का मैंने आपको बता दिया फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन आपको ध्यान में रखना है। ये था दोस्तों आखिरी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।